बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल से DG ISI, DG मिलिट्री ऑपरेशन और सेक्रेटरी दिफा ने उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें एक तो आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि कल की इस तवील मुलाकात में जो DG ISI थे, उन्होंने अंडर द लाइन चीफ जस्टिस को क्या बाबर कराने की कोशिश की। और ये 3 फ़ौजी जो जनरल थे वो तो कल के इस इजलास में, इस मुलाकात में मौजूद थे, लेकिन एक और भी शख्सियत इस मुलाकात में शरीक थी, लेकिन मीडिया पे उस शख्सियत का नाम रिपोर्ट नहीं हुआ। अब ये गैर अस्करी शख्सियत कौन थी और उसे इस इजलास में क्यों बुलाया गया था, या वो इस इजलास में क्यों आए थे, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मुस्तफ़ी होने का या उनके इस्तीफ़े देने का क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल शेयर करेंगे। और हमारी कुछ दीगर ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। जैसा कि आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और वज़ारत ख़ज़ाना ने और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से फ़ंड जारी करने से मुतल्लिक आज रिपोर्ट्स भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है, तो इस मामले को भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल के वीलॉग में हमने इस बड़ी मुलाकात के हवाले से, बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से बताया था, लेकिन साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि ये मुलाकात शेड्यूल थी या ये मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पे हुई है, या जो अस्करी हुकाम आए थे उनकी ख्वाहिश के ऊपर जो है ये मुलाकात हुई है। हमने आपको ये बताया था कि ज़रा इस हवाले से कुछ बता नहीं रहे, ज़रा इस हवाले से मुकम्मल तौर पे ख़ामोश हैं, लेकिन हमने आज बहुत सारी चीज़ों के पता चलाया है, ये मुलाकात क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी वजूहात क्या थी। एक तो नाज़रीन, ये जो मुलाकात थी, आज ज़रा हमें कन्फर्म कर रहे हैं कि ये मुलाकात शेड्यूल थी। जब DG ISI और DG मिलिट्री ऑपरेशन, वैसे आप नाज़रीन को ये बता दें कि हमने अपने कल के वीलॉग में बताया था कि DG MO जो हैं वो चीफ साहब के साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं। ज़रा कन्फर्म नहीं कर रहे, लेकिन ज़रा बता रहे हैं कि DG MI भी हो सकते हैं, DG MO भी हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताया था कि ये DG मिलिट्री ऑपरेशन हो सकते हैं। तो ज़रा ने यह भी कन्फर्म कर दिया है कि DG मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर, मीडिया आउटलेट के ऊपर ये DG मिलिट्री इंटेलिजेंस चलाया जा रहा है, DG MI चलाया जा रहा है, जबकि फैक्चुअली जो DG आए थे वो DG मिलिट्री ऑपरेशन थे, जिन्होंने कल ना सिर्फ चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात की, बल्कि जो पंजाब में इंतखाबात का मामला है उस पर कुछ ब्रीफिंग भी जो है वो पेश की गई। वो ब्रीफिंग पर भी हम आएँगे, लेकिन ये मुलाकात ज़रा बताते हैं कि ये शेड्यूल थी, पहले से प्लान थी। और जब ये तमाम अस्करी हुकाम जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो बाकायदा तौर पर यहाँ पर मौजूद 2 सिक्योरिटी के अफसरान हैं, उन्हें यहाँ पर वेलकम किया, उन्हें रिसीव किया और फिर अपने साथ लेके उन्हें चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुँचा के आए। और ज़रा ये भी बताते हैं कि ये 2 अस्करी हुकाम आए थे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात करने के लिए, उनके साथ जो उनका अपना स्टाफ था वो भी मौजूद था, लेकिन इस मुलाकात में उस स्टाफ को जो है वो नहीं ले जाया गया चैम्बर के अंदर, उन्हें नीचे रोक लिया गया था। और ये अस्करी हुकाम जो है गए और चीफ जस्टिस के साथ उन्होंने मुलाकात की। और इस मुलाकात में जो 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ साहब उसके सरबराह हैं, पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो मामला डिस्कस हो रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसके ऊपर जो है बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 4 अप्रैल का हुक्मनामा है, मुलाकात की वजह बताई गई है कि उस 4 अप्रैल के हुक्मनामे में ये लिख दिया गया था कि जो इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, जो ट्रूप्स रिक्वायर्ड हैं, फ़ौज के हों, रेंजर के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, उसके हवाले से वफाकी हुकूमत को 17 अप्रैल तक जो है ये तमाम जो सिक्योरिटी प्लान है चेकआउट करके सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को जो है वो ये प्लान देने का कहा गया था। तो प्लान तो इन इदारों ने, वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को देना था, डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को थी, लेकिन 17 अप्रैल, आप जानते हैं कि कल 17 अप्रैल थी, तो वो डेडलाइन तो मीट हो रही थी, वो डेडलाइन तो ख़त्म होने जा रही थी और कल इलेक्शन कमीशन को तमाम ये प्लान फराहम करना था। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ऐसा प्लान फराहम करने के बजाय ये जो अस्करी हुकाम थे, जो सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान थे, ये सुप्रीम कोर्ट आते हैं, ये आते हैं, चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी जाती है और ज़रा बताते हैं कि जो DG मिलिट्री ऑपरेशन थे, उन्होंने इस वक्त जो मुल्क में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी हैं, जो शरपसंदों के ख़िलाफ़ जो है वो खुफिया ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें भी DG MO की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी गई थी। अभी जो चंद रोज़ पहले इन कैमरा इजलास हुआ पार्लिमान का, कौमी असम्बली का,
उसमें भी डीजी मिलिट्री ऑपरेशन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई थी। और आप नाज़रीन को ये भी याद होगा कि 3 अप्रैल को जब इस केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत चल रही थी, उस दिन भी सेक्रेटरी दिफा आए थे, उन्होंने ये पेशकश की थी कि हमारे जो मुतल्लिका लोग हैं वो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से इस अदालत को, इस 3 रुकनी बेंच को ब्रीफिंग देना चाहते हैं। आप इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें, उसके बाद आप फैसला कर दें। तो चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में कहा था कि हम किसी किस्म की ब्रीफिंग शफाफियत के शफाफियत के नुक्ता नज़र के तहत जो है हम आपसे कोई ब्रीफिंग नहीं लेंगे, और कहा था कि आप सरब मोहर लिफाफे में आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो जमा करवा दें, हम उसका जायज़ा लेके अपना फ़ैसला सुना देंगे। तो 4 अप्रैल को वो रिपोर्ट्स जमा हुई थी वज़ारत दिफा की जानिब से, ISI की थी, DGMO की रिपोर्ट थी, बाकी भी तमाम रिपोर्ट्स इसमें शामिल की गई थी जो ऑपरेशन मुल्क भर में चल रहे थे। लेकिन उस बेंच ने वो तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद अपना फ़ैसला सुनाया था और फिर कहा था कि 17 अप्रैल तक आप अपना सिक्योरिटी प्लान जो है, यानी जो ट्रूप्स हैं उनकी दस्तयाबी के हवाले से इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे। तो कल ये अस्करी हुकाम, अहम शख्सियत जो है सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और जिस ब्रीफिंग को लेने से इनकार किया गया, तकरीबन कुछ 3-3.5 घंटे की ब्रीफिंग जो है वो यहाँ पे दी गई और उसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ ऑपरेशन चल रहे हैं, कितने ऑपरेशन चल रहे हैं, कब तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो दहशतगर्दों के ख़ात्मे का जो मिशन है ये कब तक मुकम्मल होगा। और ख़ास बात ये थी कि जो DG ISI थे उनकी जानिब से कुछ मुमकिनात चीज़ें, कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, कुछ एंगल्स जो है वो ज़रा बताते हैं। अंडर द लाइन चीफ जस्टिस को बताया गया कि ये जो पंजाब में इलेक्शन होना है, इसमें जैसे कि चले मैं आपको अपने अल्फाज में बता देता हूँ। ये जो नाज़रीन पंजाब में इंतखाबात की बात की जा रही है, इस वक्त आप जानते हैं कि सियासी दर्जा हरारत आपके सामने है, बहुत ऊपर है। और पंजाब में अगर इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद कोई गारंटी नहीं कि सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से पेश करूँगा कि जब खान साहब ने पंजाब असम्बली तहलील नहीं की थी, KP असम्बली तहलील नहीं की थी, खान साहब इन दोनों सूबाई हुकूमतों को वफाक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। अदम इस्तेकाम आपके सामने था और अदम इस्तेकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेकाम भी आप जो है उसको विटनेस कर रहे थे। कल को अगर ये इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने के बाद इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत आ जाती है, KPK में हुकूमत आ जाती है, तो जो अदम इस्तेकाम पहले था असम्बलियाँ तहलील होने से पहले, वो अदम इस्तेकाम की सूरत हाल दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। और फिर यहाँ पे ये भी है कि जो इस वक्त सियासी टेम्परेचर है, जो अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है, अगर इलेक्शन हो जाता है, एक दिन 1 तारीख पे इलेक्शन नहीं होता, तो फिर इस सूरत में ये जो इख्तलाफात हैं, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ये मज़ीद गहरे हो जाएंगे। जब ये इख्तलाफात मज़ीद गहरे होंगे तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा। जब सियासी अदम इस्तेकाम दोबारा से होगा, मुआशी अदम इस्तेकाम भी होगा, और जो मुआशी अदम इस्तेकाम होगा उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान के जो IMF के साथ डील है, जो मामला चल रहे हैं, उन पे फ़र्क पड़ेगा और फिर पाकिस्तान जो अभी तक तो अल्लाह करके डिफ़ॉल्ट से बचा हुआ है, वो फिर डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो अंडर द लाइन ये सारी चीज़ें चीफ जस्टिस को बताई गई हैं। चीफ जस्टिस को ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखी गई हैं, जो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें चीफ साहब भी हैं, मुनीब अख्तर साहब भी हैं, इजाज़ुल हसन साहब भी हैं। ये तमाम चीज़ें उन्हें उनके नोटिस में लाई गई हैं। और आज जैसा कि स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जमा करानी है, क्योंकि 14 अप्रैल को हुक्म दिया था कि आप जो 21 अरब का फ़ंड है उसे मुख्तस करके, उसे जारी करके, और वज़ारत ख़ज़ाना आपको कोऑर्डिनेट करेगी, मामनत करेगी। आपने इलेक्शन कमीशन का जो अकाउंट है AGPR में, वहाँ पे ये रकम फराम करके आपने रिपोर्ट जमा करानी है। तो आज रिपोर्ट्स भी जमा होनी है। रिपोर्ट्स की रोशनी में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म क्या सादर करती है। कल की ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है, तो अब इंतज़ार है हमें भी और आपको भी। लेकिन इस मुलाकात में एक नॉन अस्करी जो शख्सियत थी, वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, उस्मान मंसूर अवान साहब भी कल के इस इजलास में शरीक थे। ज़रा बता रहे हैं कि ये सारी ब्रीफिंग का एहतमाम जो है ये वफाकी हुकूमत और अस्करी इदारों की तरफ से किया गया था, क्योंकि प्रूफ्स जो हैं वो उसकी अदम दस्तयाबी जो है, वो जिस तरह से पहले अदालती समात में बताया गया था कि फोर्सेस की दस्तयाबी जो है क्वेश्चन मार्क है, तो कल की इस ब्रीफिंग में भी ये तमाम चीज़ें जो है वो 3 रुकनी बेंच के सामने रखी गई हैं। अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मुस्तफ़ी होने का क्या मामला है। नाज़रीन, कल जो वज़ीर कानून है हमारे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एक तो उन्होंने चंद रोज़ पहले माफ़ी मांगी थी। जो 25 अक्टूबर को एक इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का, और उस इजलास में ये कहा गया कि मतलब इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जजेस की तैनातियों के हवाले से। तो उस इजलास से मुतल्लिक़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनातियाँ हुई थी, उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। लेकिन कल उन्होंने सारी कहानी खोल के पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दी कि वो जो जूनियर जजेस को वोट डाला गया था, वो उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पे डाला था, बल्कि हुकूमत के साथ रब्ता हुआ था जनरल बाजवा का, और जनरल बाजवा ने कहा था कि जो 28
जुलाई का इजलास हुआ और उससे पहले जो पंजाब में परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज शरीफ को जो रूलिंग थी दोस्त मोहम्मद मज़ारी की, उसके बाद जो सारी सूरत हाल पैदा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कि तनाव कम करने के लिए, मामलात को सुलझाने के लिए जनरल बाजवा ने हुकूमत से कहा था कि आप तनाव को नीचे लेके आएँ, चीज़ों को सुलझाएँ। तो इस वजह से वो जो 2 जजेस थे, जूनियर जजेस शाहिद वहीद साहब थे, हसन अज़हर रिज़वी साहब थे, उनको वोट मैंने डाला। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी कहा कि ये वोट मेरा नहीं था, हुकूमत का वोट था। मेरा तो प्रिंसिपल स्टांस था कि तैनाती जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पे होनी चाहिए, लेकिन चूँकि हुकूमत का वोट था मुझे वो वोट डालना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ जो है वो कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने किया। इस नाज़रीन डेवलपमेंट के बाद एक और भी डेवलपमेंट हुई। अबसार आलम साहब साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उन्होंने कहा कि ये जब चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं कि 2 जजेस को जो वोट दिए गए, जो माफ़ी मांगी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, और इस बात पे जैसा कि आप जानते हैं कि माफ़ी मांगी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बता दिया सारी कहानी कि जनरल बाजवा साहब के कहने के ऊपर जूनियर जजेस को लगाया गया था। तो अबसार आलम साहब इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि जब आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने उस वोट डालने के ऊपर जूनियर जजेस को वोट डालने पर माफ़ी मांग ली, तो फिर तो इन 2 जजेस की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है। इन 2 जजेस को, शाहिद वहीद साहब को और हसन अज़हर रिज़वी साहब को, तो खुद से रिज़ाइन कर देना चाहिए। अखलाकियात भी कोई तकाज़ा है, अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। तो मुतालबा तो बहुत अच्छा है, लेकिन गालिबन अबसार आलम साहब जो हैं भूल रहे थे कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अगर आप देखें कि इमरान खान साहब अपनी कितनी गलतियों का एतराफ़ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करना हमारी गलती थी। इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया, PTI ने एतराफ़ किया कि असम्बलियाँ तोड़नी हमारी गलती थी, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देना हमारी गलती थी, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी गलती थी, अपनी हुकूमत को आउटसोर्स करना, सियासी मामलात को आउटसोर्स करना, अस्करी हुकाम के हवाले कर देना, ये हमारी गलती थी। और भी बहुत सारे खान साहब ने गलतियों का एतराफ़ किया है। तो क्या उन गलतियों के एतराफ़ के बाद खान साहब को दोबारा से आजमाना बनता है? जो बंदा बार बार अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहा है, तो वेस्ट में क्या होता है? यहाँ पे तो गलतियों का एतराफ़ करने के बाद दोबारा डट के खड़े हो जाते हैं कि देखें, यानी मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ पिछले दौर हुकूमत में, जिसके नताइज हम अभी तक भुगत रहे हैं, और ये जो आए थे मईशत को ठीक करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, इनसे भी संभाला नहीं गया। ये भी बेहतरी की तरफ जाने के बजाय ये भी उसको उस तरीके से बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सके जैसे ये वादे करके आए थे कि महंगाई कम करेंगे, मईशत को बेहतर करेंगे। और अभी तक आप नाज़रीन के सामने है कि IMF के साथ हमारी डील जो है, तमाम तर इक़दाम उठाने के बावजूद, तमाम तर मुश्किल फ़ैसले करने के बावजूद, अवाम पे महंगाई का बोझ डालने के बावजूद भी अभी तक IMF जो है हमारे साथ जो है डील करने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी रूट्स क्या हैं? क्यों IMF हमें कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं? हम IMF के मेंबर भी हैं, IMF का जो एक बॉडी है उसके रुकन है, तो क्यों हमें कर्ज़ा नहीं दिया जा रहा? तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब आप देखें, अबसार आलम साहब मुतालबा कर रहे थे कि रिज़ाइन कर दें। भाई हमारे साथ तो मिसालें हैं जो गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों का जो है वो उस पर माफ़ी नहीं मांग रहे। अब आप देखें कि फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि कोर्ट आर्डर की डिफाइंस हुई है। बात बिल्कुल ठीक है, डिफाइंस हुई है। ये अलग बहस है कि डिफाइंस वैलिड है, अनवैलिड है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पैसे जो है वो कौमी असम्बली जारी कर सकती है, वफाकी हुकूमत नहीं दे सकती। फैसला 4-3 का है, 3-2 का, अलग बहस है। लेकिन डिफाइंस तो है, वैलिड है, अनवैलिड है, ये एक अलग बात है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म और काबीना के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस डिफाइंस के ऊपर, जैसा कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म काबीना को तौहीन अदालत में बुलाया जाए, जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा है, जो 25 मई का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि यहाँ पर आप H9 के ग्राउंड तक रहेंगे, आप आगे नहीं आएंगे, तो वहाँ पर भी डिफाइंस हुई थी। वहाँ पर PTI की क़यादत ने अदालती अहकामात की हुक्मदोली की थी। क्या उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आखिरी समाअत 2 दिसंबर को हुई थी और 2 दिसंबर को ये केस जो है वो 5 दिनों के लिए मुलतवी किया गया था अगले हफ्ते तक। आज आप दिसंबर से देख लें कि अप्रैल आ चुका है, वो केस क्यों नहीं टेकअप हो रहा? और फिर उस वक्त तो तकरीबन हर हफ्ते समाअत होती थी और अहकामात जारी होते थे, जवाबात तलब किए जाते थे। उस वक्त अर्जेंसी क्या थी, ये भी एक अहम सवाल है। और फिर उस केस को क्यों कारपेट के नीचे डाल दिया गया, ये भी अहम सवाल है। और फिर एक और सवाल भी है अदालती डिफेंस के हवाले से कि अदालती फैसलों पर अमल नहीं हुआ तो अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है अल जिहाद ट्रस्ट केस का, जिसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की अगर जज की वैकेंसी खाली होती है तो आपने 1 माह के अंदर, सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि आपने 1 माह के अंदर उस खाली होने वाली वैकेंसी पे आपने जज की तैनाती करनी है। तो जो तकरीबन महीनों से, तकरीबन 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ नहीं हो रही, 2 सीटें वैकेंट हैं, तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इस मामले के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को नहीं मान रही, क्या इस पर भी कंटेम्प्ट बनती है? ये बड़ा अहम सवाल है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था 2014 में कि मुल्क में जो उर्दू ज़बान है उसकी तरवीज की जाएगी,
उसको फ़रोग़ दिया जाएगा और जो सरकारी दफातर में ख़त किताबत है वो तमाम उर्दू ज़बान में होगी। क्या उस फैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ सरकारी दफातर में? सरकारी दफातर को तो छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर विद इन द सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जो ख़त किताबत आपस की होती है, इदारों में होती है, नोटिस जाते हैं या जो मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी जाती हैं, लेटर लिखे जाते हैं, क्या वो उर्दू में लिखे जाते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसमें एक अच्छी जो ख़बर है नाज़रीन वो ये है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है और मुज़ाकरात के हवाले से जो सिराजुल हक़ साहब किरदार अदा कर रहे थे, माज़ी में भी 2014 में जब खान साहब यहाँ पे धरना दे के बैठे थे तब भी सिराजुल हक़ साहब ने इमरान खान साहब को हुकूमती टेबल पे लाने पे किरदार अदा किया था। अब भी सिराजुल हक़ साहब ने किरदार अदा किया है और वो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये बेड़ा उठाया है, ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे ली है और पीपल्स पार्टी ने कल अवामी नेशनल पार्टी के साथ मुस्तफ़ा नवाज़ के साथ मुलाकात की है और आज इसी सिलसिले में मुज़ाकरात के हवाले से ये जो तनाव है सियासी, जो टेम्परेचर इसको नीचे लाने के हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमात हैं उनका इजलास बुला रखा है। तो इस वक्त जो हालात हैं वो तो इसी बात के मुतकाज़ी हैं। मतमनी है कि आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ के इस सारे सियासी इशूज़ का हल निकालें। लेकिन फिर सवाल नाज़रीन ये भी है कि अगर सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए तारीख़ आ जाती है 14 मई के बजाय पंजाब के इंतखाबात की कोई एक तारीख़ आ जाती है कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बलियों की, तो क्या तब वो आइन की खिलाफ वर्जी ना होगी? ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।